अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो रीजनिंग तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या। अभी क्या है एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिस्ट। ये इनकी एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है टू ऑब्जर्व या फिर आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई द रियल केस of a problem based on बेस्ड किस पर करता है? बेस्ड करता है बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है साइंसदानों की, ठीक है, जिसमें वो ऑब्जर्व करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं रियल काज, मतलब हकीकी वजह क्या है मसले की, ठीक है। और ये जो बेस्ड हुआ होता है ना एक्सपेरिमेंट, जिस बेसिस पर इसको तैयार किया होता है, जिस बेसिस पे हम करते हैं, वो होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव रीजनिंग। अब क्या होता है कि साइंसदान जो है ना, ये परफॉर्म करते हैं टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, मतलब दो टाइप के टेस्ट होते हैं, ये वो परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? टू टाइप के टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनका कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और नेक्स्ट इनका होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये दो इनके ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोल ग्रुप क्या है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। कंट्रोल ग्रुप को अगर हम चेक कर रहे हैं कि क्या प्लाज्मोडियम की वजह से ही लोगों को मलेरिया होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए हम 100 पीपल्स का ब्लड सैंपल लेंगे। 100 पीपल्स का ब्लड सैंपल्स लेंगे जिनके अंदर जो 50 ब्लड सैंपल्स होंगे ना, 50 ब्लड सैंपल्स, वो किसके होंगे? वो होंगे नॉर्मल पर्सन के, नॉर्मल पर्सन्स के होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, और 50 ब्लड सैंपल्स होंगे, वो क्या होंगे? मलेरिया पेशेंट के। मलेरिया पेशेंट्स के। अब इससे क्या होगा कि 50% इन्होंने ब्लड सैंपल्स लेते हैं, नॉर्मल पर्सन के 50% लेते हैं मलेरिया पेशेंट्स के। और अब जो नॉर्मल पर्सन के जो ब्लड सैंपल्स लिए ना, वो आता है कंट्रोल ग्रुप में, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और जो मलेरिया पेशेंट्स के लिए हैं इन्होंने ब्लड सैंपल्स 50, वो उनको हम कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वो आता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्योंकि हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये सारे ब्लड सैंपल्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। वर एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। फिर हम इसको चेक करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे कि क्या हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर अब जब हम चेक करेंगे
कंट्रोल ग्रुप के 50 जो ब्लड सैंपल्स हैं ना उनको, तो उसमें क्या होगा, उनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिलेगा। जब उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के भी 50 ब्लड सैंपल्स हैं उनको भी हम चेक करेंगे, तो मलेरिया पेशेंट्स के जो ब्लड में ना हमें प्लाज्मोडियम मिल जाएगा। जब इनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिल जाएगा, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया सक्सेसफुल कि 100% जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है, क्योंकि मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर उनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिला और जो नॉर्मल पर्सन हैं उनके ब्लड में हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सो इस तरह से किया जाता है एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है अगर आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, जो आपने स्टेटमेंट दी थी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक और बार भी कर सकते हो फिर से। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रिजल्ट। उसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है वो चीज़ जो आपने मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन की, आपने हाइपोथेसिस किया, आपने रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट किया, इसमें जितनी भी जो कुछ भी हुआ है, जो भी रिपोर्ट आई है, उसको हम रिजल्ट कहते हैं। सारी डिटेल्स वगैरह को हम रिजल्ट कहते हैं। अभी क्या है, डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन, डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा मूड, सॉरी डेटा मेड ड्यूरिंग your experiment, उसके बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट वेरीफाई द हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर क्या है, जितनी भी डिटेल होती है ना, ऑल द ऑब्जर्वेशन डेटा मेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब जितनी भी आपने डेटा कलेक्ट की है, ऑब्जर्वेशन किया है, उसकी सारी डिटेलिंग, और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो आपको जो भी डेटा वगैरह मिला है वो सब कुछ कलेक्ट करना। ठीक है, इन सब कुछ की रिपोर्ट, ये सब कुछ कहलाती है रिजल्ट फाइनल। ठीक है, रिजल्ट कहलाती है कि, और जो रिजल्ट होता है ना वो वेरीफाई करता है आपकी हाइपोथेसिस को, मतलब वो वेरीफाई करता है आपकी स्टेटमेंट को। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे मलेरिया के केस में जब फाउंड किया गया मलेरिया, मतलब मलेरिया पेशेंट्स के अंदर कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, तो और जो हेल्थी पर्सन हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है, तो फिर क्या है, जो कि आज़ाद हैं हेल्थी पर्सन, प्लाज्मोडियम के वायरस या प्लाज्मोडियम से आज़ाद हैं, तो ये क्या है, ये एक किस्म से वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को, क्योंकि उसने अपनी स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, इस वजह से इनको मलेरिया की बीमारी है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, ऑल द रिजल्ट, ऑल द रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट्स होंगे ना फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से वो सारे क्या होंगे, एनालाइज्ड होंगे। ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन होगी उनकी इज रीच अबाउट द हाइपोथेसिस। अब कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में ऐसा है कि जितने भी रिजल्ट होंगे ना एक्सपेरिमेंट के हों, जो सब कुछ भी डेटा कलेक्ट की होगी, सारे सब कुछ रिजल्ट फाइनल रिपोर्ट, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन किया जाएगा, फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा उसी को ही हम यस करेंगे। अब क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथेसिस होते हैं, जैसे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, कभी कभी क्या होता है कि जो वो ना हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं भी करता है। अगर सपोर्ट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो हमें क्या करना होगा, दोबारा से हमें वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होते हैं, या अपने एक्सपेरिमेंट करने के तरीके को हमें चेंज करना होता है। ठीक है, इस तरह से
दोबारा से सारा काम करके आओ, फिर सब कुछ वो दोबारा से करो, ये सब कुछ होता है। सो अगर आपकी ये डेटा सारी या फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट है, कंक्लूजन जो है, वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, देन आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, गुड है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ एंड प्रिंसिपल, अगर अब यहाँ पर हम बात करेंगे थ्योरी की, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी की कि थ्योरी है क्या। थ्योरी क्या होती है? ये होती है कि वेल टेस्टेड एंड हाईली reliable scientific reliable scientific explanation explanations किसकी explanation of natural phenomena, natural अब यहाँ पर क्या होता है कि ये है बहुत ही थ्योरी जो होती है वो बहुत ही वेल टेस्टेड होती है, हाई रिलेबल होती है। क्या किसने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, मतलब साइंसदान जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस वगैरह देते हैं ना, उनको बार बार टेस्ट करना, उसको और बार बार हाईली रिलेबल होती है कि उसको चेकन वगैरह करना, और बार बार जब आपकी चेकिंग पर, ठीक है, बहुत बार आपने ऑब्जर्वेशन की, डेटा कलेक्ट की, बहुत सारी बार आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, फिर भी आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो क्या होगा? ये फिर आपकी थ्योरी बन जाएगी, ठीक है, ये आपको थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लॉ के बारे में। अब क्या है कि लॉ जो है ना, थ्योरी और लॉ, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। थ्योरी में हम रिजल्ट फाइनल करके हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं। लॉ में क्या होता है? लॉ में ये होता है कि एक्सप्लेनेशन वगैरह तो करते हैं, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म भी आ जाता है, मतलब मैथमेटिकली भी हो जाता है। अब क्या है? a scientific a scientific law is a uniform, ये है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। अब ये क्या होता है, जब लॉ बन जाएगा तो ये साइंटिफिक एक वो लॉ है जो कि यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट फैक्ट होता है हमारी नेचर का, फिर इसे तब्दील नहीं किया जाता, बस अभी कांस्टेंट फैक्ट है हमारी नेचर का, इसी को हम लॉ या फिर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है डेटा एनालाइजिंग, डेटा डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालाइजिंग। अब क्या है? डेटा एनालाइजिंग के लिए आपको सबसे पहले के आपको टेबल ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, आपकी अपनी डेटा का, ठीक है। कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई आपको डेटा पॉइंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, कोई सोचना नहीं है किसी चीज़ प्रिडिक्शंस वगैरह को, कुछ भी सपोर्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या है, फॉर डेटा organization, you will prepare a table। आपके पास कोई, आपको एक टेबल बनाना होगा या फिर आपको एक ग्राफ बनाना होगा, किसका? आपकी डेटा का, जो आपने डेटा कलेक्ट की है उसका। और आपको दूसरी चीज़, यू मे
need to perform a mathematically analyze to support or refuse your hypothesis। अब क्या है, जो कि हम डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, बाद में क्या है तो वो हमारी डेटा गलत भी हो जाती है, लेकिन अब हमें क्या होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालाइज या ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल या ग्राफ चाहिए डेटा की, ठीक है। उसमें हम कोई भी पॉइंट्स, कोई भी डेटा, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ प्रोडिक्शन वगैरह हम नहीं करते, उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हमें एनालाइज करने के लिए हमें मैथमेटिकली ग्राफ चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसको हम एनालाइज करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, एनालाइज करते हैं मैथमेटिकली, उसको परफॉर्म करते हैं ये टू द सपोर्ट, ठीक है, टू द सपोर्ट के लिए, और रिफ्यूज यूर हाइपोथेसिस उसके लिए। उसके बाद क्या होता है, इन डेटा एनालाइजिंग इन डेटा एनालाइजिंग ठीक है, डेटा एनालाइजिंग के अंदर एक मेथड यूज होता है, द स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अप्लाई करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम करते हैं, अप्लाई करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसको हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास एक फ्लावर जिसके हमारे पास 4 सीपल्स हैं एंड 12 पीटल्स हैं, ठीक है। एक फ्लावर है जिसके हमारे पास 4 सीपल्स हैं एंड 12 पीटल्स हैं। ये अब तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करें, इसकी प्रोपोर्शन करें, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, 1:3। ये इसका एग्जांपल है। अब लास्ट क्या है, लास्ट है मैथमेटिक्स एज एन integral part of साइंटिफिक प्रोसेस। जो मैथमेटिक्स है ना, वो एज इंटीग्रल पार्ट है हमारे साइंटिफिक प्रोसेस का। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि क्या होता है, अगर आपके पास आप बायोलॉजिस्ट हैं, आप स्टडी कर सकते हैं इंसेक्ट पॉपुलेशन पे, ठीक है, आप उसकी स्टडी करें तो आप उनके रीजन में जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन वगैरह के सैंपल्स को काउंट करेंगे, ठीक है। फिर देन आप दूसरे रीजन में जाएंगे, उनके वहाँ से डिफरेंट पॉपुलेशन वगैरह सैंपल्स को काउंट करके आपस में उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये जो इनके प्रोसेस होंगे, ये जो स्टेप होंगे ना, ये सारे क्या है, ये मैथमेटिकली मैयर हो रहे हैं, उनको मैथमेटिकली प्रिडिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनको इन सब चीज़ों को जो समझा जाए नेचुरल फिनोमिना, तो ये सारी नेचुरल फिनोमिना भी है। अब इन सब चीज़ों में क्या है कि मैथमेटिकली काम किया जा रहा है। अब क्या है, मैथमेटिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड, ये एक फील्ड है, फील्ड ऑफ रिसर्च। फील्ड किस चीज़ की है, फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइन किसको कह रहे हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of
बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की जाती है बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। और इसमें जो मैथमेटिकली इन बायोलॉजी, ठीक है, जो क्रिएशन होगी उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस और फार्मूला वगैरह जो प्रेडिक्ट किए जाते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं नेचुरल अकरेंस में, ठीक है। जैसे कि क्या क्या अकरेंस में बताया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है जैसे कि ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न, ठीक है, पॉपुलेशन चेंजिंग, ओवर टाइमिंग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सब कुछ क्या है, ये हम सब कुछ इस मैथमेटिकली फील्ड में बताते हैं। तो सिंपली अब हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड।